हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम पहुंच चुके हैं डे 2 में। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम अभी कुछ दिन ब्रिज कोर्स पढ़ने वाले हैं एंड ब्रिज कोर्स में हम वो सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे जो इस बार के आपके क्लास 7th के चैप्टर्स हैं, राइट। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं एंड इस लेक्चर में भी हम 2 चैप्टर से सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई और दिखाई दे रहा होगा, राइट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की शानदार सी क्लास एंड आज है हमारा डे 2 एंड काफ़ी सारे बच्चों ने पीडीएफ बना के मुझे शेयर किया था, बट मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है डे 1 में उन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फोटो क्लिक करेंगे एंड ग्रुप में शेयर करेंगे। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, प्लीज़ आप भी अपने आंसर्स वहाँ पे शेयर करिए, ठीक है। एंड जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो बेटा वो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। तो वहाँ पे आप अपने होमवर्क भी हमसे चेक करा सकते हैं। पहली चीज़ जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी डाउट होता है वहाँ पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद बेटा अपना नाम और अपने स्कूल का नाम, ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत डे 2 की एंड देखो डे 1 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। सो डे 1 में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी कि न्यूट्रल के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, राइट। आज की क्लास में हम मेटल एंड नॉन मेटल और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, अपने रियल वाले चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको रियल वाला फील आ जाएगा कि यस अरे ये तो हमको आता था, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। करें शुरुआत, चलिए भाई। सो सबसे पहले यहाँ पे हम मेटल नॉन मेटल के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो आपको भी पता है कि भाई हमारे आसपास हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल से मिली हुई हैं, मेटल से मिलके बनी गई हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल से मिलके बनाई गई हैं। जैसे कि हमारे घरों के जो वायर्स होते हैं, यस हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं बेटा, वो मेटल से मिलके बनते हैं एंड उन वायर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो नॉन मेटल की कवरिंग होती है, ठीक है। आप जिससे ब्रश करते हैं तो आपका जो ब्रश है, ब्रश कैसा होता है, वो प्लास्टिक से मिलके बनता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि मैग्नेट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, राइट। तो मैग्नेट जो होता है वो लोहे से जाके चिपक जाता है, तो लोहा क्या है यहाँ पे, अगेन मेटल है। हमारे घरों में जो खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनते हैं, मेटल से मिलके बनते हैं। पंखे जो है वो मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल से मिलके बनाई जाती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल से मिलके बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन होता है कि मैम क्या नॉन मेटल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेटल इम्पॉर्टेंट है। तो यस बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेटल हमारे लिए बहुत अच्छा है, नॉन मेटल बेकार है, नहीं। जितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए मेटल रखते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए नॉन मेटल भी रखते हैं, ठीक है। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट मटेरियल। अभी बताया कैसे मटेरियल होते हैं बेटा, ये हमारे लिए तो ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। खाना बनाने के लिए जो हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं वो तो मेटल होता है। ऑक्सीजन, हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया, तो वो भी कैसा होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल हुए है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेटल होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉन मेटल होता है, ठीक है। नाउ
They play a vital role. This chapter explain properties of metal and non-metal, behavior of air and water के साथ किस तरीके का रिएक्शन है, corrosion क्या होता है, rusting क्या होता है, ठीक है, एंड नॉन मेटल का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी एक साथ बता देती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज मेलेबिलिटी, देन डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टर, ये सारी की सारी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब के सब मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अब इनके अंदर होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है जब हम मेटल की पतली पतली सी शीट बना देते हैं। जैसे कि आपने काजू कतली खाई होगी, है ना, सबने खाई होगी, फेवरेट भी होती है ना काजू कतली। तो काजू कतली के ऊपर जो एक लेयर लगी हुई होती है, ठीक है, हो सकता है एल्यूमिनियम की लेयर हो सकता है सिल्वर की लेयर हो, तो वो है तो मेटल ही, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ आती है जिनके ऊपर ऐसे सोने की परत चढ़ी हुई होती है, गोल्डन प्लेट्स चढ़ी हुई होती है, तो वो सब क्या है बच्चे, वो सब के सब मेटल है। बट मेटल को पीट पीट के उनकी ऐसे चटनी बना के उनकी पतली सी शीट बना दी है और वो इतनी पतली शीट बन गई है कि हम उनको मिठाइयों पे लगा के खा जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को जिसमें हम मेटल को पीट पीट के, ठीक है, उसकी पतली से पतली शीट्स बना देते हैं दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। So malleability is the property by which material can be beaten into thin sheet. यहाँ पे हम मटेरियल को थिन शीट में पीट पीट के पतला कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सबको हम पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, ऑफ कोर्स उसी में रोटी लपेट के लेके जाते होंगे स्कूल, है ना। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या, एल्यूमिनियम क्या है, वो एक मेटल है, उसको इतना पीट दिया बेचारे को कि वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो गया और अब हम अपनी मर्जी से उसको कैसे भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे कॉमेंट में बेटा मुझे सारे के सारे प्रॉपर्टीज बताएंगे मेटल्स की, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर लीफ ऑन स्वीट्स आर द एग्जाम्पल, ठीक है। देखो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल को हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोल एंड सल्फर ब्रेक इनटू पीसेस। देखो कोल जो है, सल्फर जो है, दे ऑल आर नॉन मेटल, ये टूट तो जाएंगे लेकिन ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। वुड इज नीदर मेलेबल नॉन ब्रिटल, ठीक है, वुड ना ही मेलेबल है ना ही ब्रिटल है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलेबल मेटल, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई मेलेबल है, ठीक है, तो वो गोल्ड एंड सिल्वर है, यानी कि इनकी सबसे ज्यादा पतली पतली शीट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर नाउ। नेक्स्ट आता है हमारा डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है जब हम मेटल्स की पतली 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 वायर्स बना दें, है ना, जब हम मेटल्स की पतली पतली वायर्स बना देते हैं तो उसको बेटा हम कहते हैं डक्टिलिटी। आई बात समझ में। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जहां पे मटेरियल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज डक्टाइल एंड मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। हमारे घरों में जितने भी वायर्स होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में बेटा जितने भी वायर्स होते हैं वो सबके सब किससे मिलके बनते हैं, कॉपर से मिलके बनते हैं। एंड कॉपर जो होता है वो क्या होता है, कॉपर जो होता है वो एक मेटल है और देखो मेटल की पतली पतली सी वायर बनाई जा सकती है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है। और एक बहुत मजे की बात यहाँ पे क्या है वो सुन के जाओ, ठीक है, कि गोल्ड तो देखो अभी हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल इन नेचर, बट डक्टिलिटी में भी ये बहुत आगे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल डक्टाइल है सो दैट इज गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड की, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ये इतना याद रखना। 1 ग्राम गोल्ड जिसको हम कुछ नहीं समझते, है ना, कुछ समझते हो क्या तुम लोग, 1 ग्राम गोल्ड जिसको हम कुछ नहीं समझते उससे हम बहुत 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं भाई, ठीक है, इतना ज्यादा ये डक्टाइल होता है। एंड नॉन मेटल्स अगेन, जिस तरीके से नॉन मेटल मेलेबल भी नहीं होता वो डक्टिलिटी भी शो नहीं करता है। कोल एंड सल्फर की हम वायर नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट आता है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी का मतलब होता है बेटा साउंड प्रोड्यूस करना। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। तो जो भी मटेरियल साउंड प्रोड्यूस करते हैं मतलब उनको हम सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं जनरली मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मतलब मेटल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड नॉन मेटल्स उनके मुकाबले में इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, राइट। चलिए, सो सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? रिंगिंग साउंड, ऑफ कोर्स लार्ज साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन स्ट्रक विद अदर सब्सटेंसेस। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, ये सब के सब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जो मंदिरों की घंटियां होती हैं, जो स्कूल बेल्स होते हैं, उसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स की तरह सोनोरस नहीं होते हैं, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस करेंगे बट मेटल के जितना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्कूल बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घुंघरू आर मेड अप ऑफ मेटल ड्यू टू दी सोनोरिटी। तो इस वजह से सारी की सारी चीजें हैं वो मेटल से मिलके बनाई जाती है क्योंकि मेटल्स जो है वो हाईली साउंड प्रोड्यूसेबल है। क्लियर? चलिए, तो कितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली अभी तक? 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है? चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, लेकिन नॉन मेटल ये भी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी कि वो बुरे हैं, है ना, कुछ काम उनसे नहीं हो पा रहे बट ठीक है, चलता है, राइट। सो कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल। कंडक्शन क्या होता है? हीट को ट्रांसफर करने का प्रोसेस, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं एंड ये बेसिकली हमको सॉलिड फॉर्म में ही दिखाई देता है, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, वो जल्दी से ही हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझो। कभी आपने देखा है ना अपनी मदर को, कभी क्या हमेशा ही देखा होगा अपनी मदर को किचन में खाना बनाते हुए, ठीक है। अब कभी क्या होता है, मान लो वो खाना बना रही है, कढ़ाई में ना उन्होंने कड़छी ऐसे रख दी और थोड़ी देर के लिए भूल गई, चली गई, ठीक है, कुछ काम में बिजी हो गई। फिर आपको बोलती होंगी कि यार थोड़ा जाके उसको थोड़ा सा ना ऐसे चला दो। आप जाते होगे, जैसे आप कड़छी को टच करते होगे आपका हाथ ऐसे बहुत ज़्यादा जो ना जल जाता होगा। कभी ऐसा हुआ ही कि नहीं हुआ? देखो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ना, और बहुत दर्द भी होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमने कड़छी को जैसे टच किया हमें गरम लग गया, जबकि कढ़ाई गरम थी। तो कढ़ाई के पास जितनी भी हीट थी ना, उसने अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया उस कड़छी में और उस कड़छी के एंड तक हीट आ गई है। अब जैसे ही आपने उसको टच किया आपको गरम लग गया, ठीक है। तो ये क्या है? मेटल्स ने क्या किया? कंडक्शन की हेल्प से हीट को ट्रांसफर किया। तो सारी की सारी चीजें बेटा हमारे आसपास ही हो रही हैं, है ना। अगर आप साइंस को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली साइंस आपको बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए तो साइंस मेरा फेवरेट है। आपका साइंस फेवरेट है कि नहीं है ये भी मुझे बता देना, ठीक। नाउ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, ऑफ कोर्स, तो इसीलिए हम मेटल्स का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि बर्तन मेटल के अगर होंगे तो उसको गर्म करेंगे तो वो जल्दी ही हीट को ट्रांसफर कर देगा और हमारा खाना बन जाएगा, टेस्टी टेस्टी खाना हमारा बन जाएगा, ठीक। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये इन सब के हमारे पास बर्तन होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के लिए बेहद ही पुअर होते हैं, है ना, गरीब होते हैं, ठीक है। सो वुड एंड प्लास्टिक आर यूज्ड एज अ हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स को बनाने के लिए हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि सस्पेंस वगैरह हो गया, है ना। इस तरीके से जब चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर कुकर के हैंडल वगैरह को आपने देखा होगा कि वो गर्म नहीं हो पाते, ठीक है। वो गर्म होते ही नहीं है, कितना भी देर आप उसको चूल्हे पे चढ़ा लो, गैस पे चढ़ा लो, क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल है दैट इज नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल कभी भी हीट को ट्रांसफर करेगा ही नहीं, तो वहां तक हीट पहुंच ही नहीं पाती है और वो गर्म नहीं हो पाता है। क्लियर? दिस इज वाई पैन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। इसी वजह से जो पैन के हैंडल्स होते हैं वो वुड और प्लास्टिक से मिलके बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए,
दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ गए हैं हीट के बाद। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, ठीक है। तभी कहा जाता है ना कि आयरन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वाला काम हो रहा हो तो लोहे को, उसके आसपास के लोहे को टच नहीं करना चाहिए, हमेशा चप्पल पहन के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि चप्पल जो है वो तो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होने देगा। या फिर प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के हमको काम करने चाहिए, क्योंकि वो भी इंसुलेटर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बातें कही जाती हैं। नाउ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर होता है जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, वुड, सल्फर, ये सारे के सारे ना ही हीट को ट्रांसफर कर पाते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, इसलिए इलेक्ट्रीशियन जो है वो रबड़ के ग्लव्स, प्लास्टिक कवर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दे आर इंटेलिजेंट, भाई उनको पता है कि करंट लग जाएगा, है ना। इस वजह से वो रबड़ के ग्लव्स, ठीक है, या फिर प्लास्टिक की कवरिंग करके ही वो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करते हैं, ठीक है, ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, नाउ एयर एंड वाटर ऑन मेटल, ठीक है। एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है मेटल पे। आप ऐसा समझो कि आपकी एक बहुत प्यारी सी साइकिल है, ठीक है, आपकी बहुत प्यारी सी साइकिल है और वो आपकी नानी के घर पे है, लेकिन ठीक है, अब क्या हुआ कि नानी के घर पे ना कुछ काम चल रहा था, तो आपने क्या किया, अपनी साइकिल को उठा के छत पे रख दिया। अब क्योंकि हमेशा तो आपको अपनी नानी के घर पे नहीं रहना है, आपको वापस से अपने घर पे भी आना है, तो आप अपने घर पर आए और आपने सोचा कि ठीक है, छत पे ही साइकिल पड़ी है ना, सेफ है, अगली गर्मी की छुट्टी जाएंगे तो मस्त साइकिल चलाएंगे, ठीक है, आपने ये सोच लिया। अब जब अगले साल गर्मी की छुट्टी में आप अपनी नानी के घर जाते हैं और बेहद खुश होकर छत पे जाते हैं और देखते हैं कि ओ आज चलो साइकिल राइड हो जाए, है ना, दोस्तों को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आज तो मैं ही जीतूंगा साइकिल राइडिंग में, ठीक है। आप गए छत पे, आपने देखा ये क्या हुआ मेरी साइकिल के साथ, हाँ इसके अंजर पंजर ढीले हो गए हैं, ब्राउन कलर की कवरिंग हो गई है, उसमें से थोड़ा सा ऐसे भूरा भूरा सा ब्राउन कलर के फ्लेक्स निकल रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है मेरी साइकिल के साथ, है ना। तब आप देखोगे और ऐसा फील करोगे कि क्या हुआ भाई, मैंने तो बहुत अच्छे से अपनी साइकिल को बाहर छत पे रखा था, है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब समझो, ठीक है, इसका रीजन समझो। बेसिकली जब आपने अपनी साइकिल को छत पे रख दिया, अब आप एक साल बाद जा रहे हैं, है ना, धूप आई होगी, उसमें बारिश आई होगी, मौसम बदला होगा, तो आयरन ने एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई है जिसको हम रस्ट कहते हैं, यानी कि उसमें जंग लगना शुरू हो गया। और जैसे ही कोई चीज में जंग लगना शुरू हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो खोखला हो जाता है, फिर आप साइकिल राइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी साइकिल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है एंड उसको वापस से बनाने का कोई तरीका नहीं है। आगे बात समझ में, हाँ, अगर आपने उसको पहले से ही प्रोटेक्ट किया होता, उसके ऊपर ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर ये सारी की सारी चीजें की गई होती ना, तो भले ही वो छत पे पड़ा होता, आपकी साइकिल सेफ होती, ठीक है। तो कोरोजन और ये रस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से हवा और पानी मेटल के साथ मिलके किस तरीके से मेटल को खराब कर देते हैं, किस तरीके से मेटल को खोखला कर देते हैं, ठीक है बेटा। सो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में, लोहे में जंग लग जाना। सो आयरन डेवलप्स अ ब्राउन कोटिंग, आयरन डेवलप्स अ ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट, उसको हम रस्ट कहते हैं। सो रस्ट फॉर्म्स ओनली व्हेन बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। रस्टिंग का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई मटेरियल, जब कोई मेटल एयर और वाटर की कांटेक्ट में आता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रस्टिंग इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन एंड मॉइस्ट एयर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए रस्टिंग को कराने के लिए, जबकि हम चाहते नहीं कि रस्टिंग हो, ठीक। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अब देखो, अब हमारी बिल्कुल नई साइकिल है, हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी साइकिल खराब हो जाए, है ना, आप चाहोगे क्या, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी,
ठीक है, कि मेरी साइकिल खराब हो जाए। तो अगर मुझे छत पे ही रखना है या फिर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा पानी दोनों चीज़ें आ रही हैं और मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है उसको सेव करने के लिए, सो व्हाट आई विल डू, मैं उसको पहले से ही बाहर से प्रोटेक्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं उसको पेंट कर सकती हूँ, ऑयलिंग कर सकती हूँ, ग्रीजिंग कर सकती हूँ, जिंक की कोटिंग भी लगाते हैं मेटल के ऊपर। तो ये सारे फंक्शंस करके हम अपने मेटल को, हम अपनी प्यारी सी सुंदर सी साइकिल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की है बेसिकली दे आर फॉर मेटल्स। अगर हम बात करें भाई कि नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो देखो नॉन मेटल जो है वो डल अपीयरेंस का होता है, इतना ज्यादा चमकदार नहीं होता जिस तरीके से मेटल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट है आसानी से टूट जाने वाले होते हैं, नॉन मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ना ही इसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, ना ही इसके पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। पुअर कंडक्टर होता है ना, पुअर कंडक्टर मतलब यस मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, विच वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल। किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, नाउ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तभी हमें मेटल एंड नॉन मेटल दिखते हैं। हमारे पास बेटा टोटल 118 एलिमेंट है, याद रखने वाली चीज है ये। ठीक है, इस 118 एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारे पास मेटल, दूसरा आता है हमारे पास नॉन मेटल और तीसरा आता है हमारे पास मेटलॉइड्स। तो ये 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देखो लिखा हुआ भी है कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास अभी नोन है, 118 एलिमेंट्स अभी तक हमारे पास नोन है। ठीक, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, इन नॉन मेटल्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो हमारे ब्रीदिंग में काम आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बन की बात करें तो बेसिक्स ऑफ लाइफ जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन जो होते हैं बेटा उनको फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर प्लांट्स, राइट। क्लोरीन के बारे में बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। एंड आयोडीन की बात करें तो एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, कहीं कट वट जाता है तो हम आयोडीन का टिंक्चर वहां पे लगा सकते हैं ताकि हमारे जो भी हाथ वाथ कट गए हैं थोड़े से भी, ठीक है, कट लग गया वो ठीक हो जाए। क्लियर, तो नॉन मेटल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेटल फॉर अस। ठीक है, क्लियर है, जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है ना बेटा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो लोग आपको जज करेंगे। सो किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको चीज़ें सीखनी है, अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा अब हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस बेस्ड ऑन अपीयरेंस। ठीक है, तो बेसिकली हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को चीज़ों को कैसे हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, यानी कि किस तरीके से वो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइप के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, वन इज केमिकल चेंज, वन इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो परमानेंट चेंज होता है, एंड फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया बट वापस से उनका रिवर्स होना तय है या फिर हो भी जाता है। ठीक है, सो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज आता है इनके, जैसे कि शेप है, साइज है, स्टेट है, और कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पेज फट गया, ये पूरा सा पेज था, यहाँ से हम थोड़ा सा पेज ऐसा फाड़ दिया, तो ये क्या है, दिस इज द फिजिकल चेंज। ये यहाँ पे हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है फिजिकल चेंज के, प्लस आपको अपनी तरफ से कितने फिजिकल चेंजेस पता है ये भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फोल्डिंग पेपर इनटू शेप्स, पेपर को फोल्ड करके अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दो, फिजिकल चेंज है। इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ बलून, बलून इन्फ्लेट कर दो, डिफ्लेट कर दो, वो भी हमारा फिजिकल चेंज ही है।
क्रशिंग चॉक इनटू पाउडर, चॉक को ऐसे बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट कर दो तो रहेगा तो चॉक ही ना बेटा, नया प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, कटिंग पेपर, रोलिंग डो इनटू चपातीज, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस. इन ऑल दीज केसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम. ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो सेम ही रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, बस उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फिजिकल चेंज, बेसिकली ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो भी हमने चीज नई बनाई है उसको वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दे आर रिवर्सिबल. ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है एंड उनके जो कॉम्पोजिशन है वो भी सेम ही रहते हैं. ठीक, नाउ अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम. यस, तो जहाँ पे बिल्कुल ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपीयरेंस चेंज हो जाए, पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें, सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ द प्रोडक्ट और द बोथ द सब्सटेंस इज डिफरेंट, तो इस टाइप के चेंजेस को बेटा हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इस टाइप के सब्सटेंसेस को? हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. ठीक है, सो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पे एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस हमको देखने के लिए मिलते हैं. ओरिजिनल सब्सटेंस और नया सब्सटेंस दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइम वाटर टेस्ट. तो लाइम वाटर टेस्ट में यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है. बेसिकली जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस के साथ कराएंगे तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, दैट इज CaCO3, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें और क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा. क्या? ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि भाई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराने से. सो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंड दिस इज टोटली डिफरेंट, दोनों की प्रॉपर्टी बेहद अलग है, तो ये हमारा केमिकल चेंजेस में आएगा. ठीक है, blowing air into lime water turn milky, carbon dioxide react with lime water to form calcium carbonate. किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो CaCO3 का अगर हम पूरा केमिकल कंपाउंड का नेम बोले, सो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. क्या होता है CaCO3? CaCO3 हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ केमिकल इक्वेशन के बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं. तो जो इक्वेशन अभी मैंने आपको लिखवाई है ना, बिल्कुल वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट भी होता है. ठीक है, जो हम चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस की वजह से और क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं. अभी इससे पहले वाले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे भी हमने रस्टिंग के बारे में बात की थी. रस्टिंग क्या होता है? जब मेटल यानी कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लोहे में जंग कैसे लग जाता है. तो ये भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है कि जब मेटल, ठीक है, मॉइस्चर की कांटेक्ट में आता है, एयर की कांटेक्ट में आता है, वाटर की कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है एंड दैट ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट. ठीक है, सो रस्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. ठीक है, वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं जो कि आयरन पे हमको दिखता है. एंड ये किसकी वजह से होता है? एयर एंड वाटर की वजह से ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती है. रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज क्योंकि इसमें हमको एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है. राइट, एंड रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट एंड आर अनडिजायरेबल चेंजेस. क्योंकि देखो हम कभी नहीं चाहेंगे ना कि हमारी चीज़ें जो है वो खराब हो जाए, है ना. अभी जो मैंने आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिया था, आप नई साइकिल अगर खरीद के लेकर आते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि भाई वो धूप में पड़ी पड़ी, हवा में आ रही है, बारिश में आ रही है और वो खराब हो जाए, है ना. तो हम कभी भी ऐसा चेंजेस नहीं चाहेंगे. तो ये हमारे लिए किस टाइप का चेंज है? ये हमारे लिए अनडिजायरेबल चेंज है, ऐसा चेंज जो हमने कभी नहीं चाहा था. ठीक है, सो दैट चेंज इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे कंबशन के बारे में बात करते हैं. सो अगेन कंबशन भी हमारा एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है जहाँ पे एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. आप किसी भी चीज़ को बर्न कर दो बेटा, पेपर को बर्न कर दो, ठीक है, किसी भी चीज़ को बर्न कर दो,
क्या वो चीज वापस से आप लेकर आ सकते हो एक बार बर्न करने के बाद? नहीं ला सकते, है ना। तो जब हम किसी एक चीज को हमने बर्न कर दिया, वापस से हम उसको गेट बैक नहीं कर सकते, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? उस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। एक मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। जब हम मेटल को, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और साथ ही साथ हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हुए भी नजर आता है। सो दैट इज द न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हेंस कंबशन इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे कंबशन क्या हो जाएगा? कंबशन एक केमिकल चेंज है, ठीक है। जैसे कि पेपर, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सबको जला दो, वापस से इसको हम नहीं ला सकते, ठीक है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर टुगेदर, यस। एक ही सब्सटेंस में हमको फिजिकल चेंज भी देखने के लिए मिल सकता है एंड एक ही सब्सटेंस में हमको केमिकल चेंज भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा कैंडल, मोमबत्ती जिसको हिंदी में कहते हैं। सो बेटा कैंडल में दो चीजें हैं, ठीक है। एक होता है बर्निंग और एक होता है मेल्टिंग। तो बर्निंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज, ठीक है, एंड मेल्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। जब इसका जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम नई एक कैंडल बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। बट कुछ वैक्स जो है वो बर्न हो गया, विक जो है इसकी वो बर्न हो जाती है ना, जो जल रहा है विक, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा किस में आ जाएगा? नहीं, वैक्स हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। जो चीजें बर्न हो रही है दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो मोमबत्ती हमारे दोनों का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का भी एग्जाम्पल है एंड केमिकल चेंज का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कैसे है बेटा? वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है, वैक्स सॉलिडिफाई हो रहा है, वैक्स इवापोरेट हो रहा है। तो ये जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में अगर कुछ वैक्स जो है वो बर्न होकर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हमको फिजिकल और केमिकल दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिकल एज वेल एज केमिकल, ठीक है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, सारी चीजें हमको, मतलब दोनों चीजें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। नाउ परमानेंट चेंज क्या होता है? आर परमानेंट, आर चेंजेस परमानेंट? यस, चेंजेस तो परमानेंट होते ही हैं, ठीक है। जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं दे ऑल आर परमानेंट एंड जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं दे आर नॉट परमानेंट, राइट। सो रिवर्सिबल चेंजेस, तो जितने भी फिजिकल चेंज है आपको भी अभी मैंने बताया था वो सारे के सारे रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। तो चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस कैन ऑब्टेन बैक, एग्जांपल मेल्टिंग आइस, तो फ्रीजिंग बैक इनटू आइस। आइस से हमने पानी बना दिया, पानी से हमने आइस बना दिया, तो ये परमानेंट चेंज में नहीं आएगा, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट चेंज, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल हो, एक सब्सटेंस से हमने दूसरा सब्सटेंस बना दिया, जैसे कि मैग्नीशियम को अभी हमने बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ और हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो दिस इज द परमानेंट चेंज, ठीक है। ये कैसा चेंज आ जाएगा? ये हमारा परमानेंट चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं हमारे पास, जैसे कि चॉपिंग वेजिटेबल, मेकिंग पॉपकॉर्न, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिजिकल चेंज आर यूजुअली रिवर्सिबल, यस, फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस जितने भी होंगे बेटा वो कैसे होंगे? इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है। नाउ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। सो डिजायरेबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा चेंज हो, ठीक है, और अनडिजायरेबल वो चेंजेस होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि ऐसा चेंज हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजायरेबल चेंज के बारे में बात करते हैं। हमने सब्जी वब्जी अच्छे से काट ली, खाना वाना बना दिया, कुकिंग फूड इज डिजायरेबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज डिजायरेबल चेंज, क्योंकि हम कच्चे फ्रूट्स तो खाएंगे नहीं, दैट्स वाई। फिर है मेकिंग कर्ड,
ऑफ कोर्स मेकिंग कर्ड इज ऑल्सो अ डिजायरेबल चेंज एंड कंपोस्टिंग वेस्ट, तो ये भी हमारा एक डिजायरेबल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस के बारे में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, हम क्यों चाहेंगे कि हमारी साइकिल खराब हो? क्यों चाहेंगे बताओ? आप चाहोगे? हाँ, आप भी नहीं चाहोगे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आप भी नहीं चाहोगे ना कि हमारी नई नई सुंदर सुंदर साइकिल खराब हो जाए, रस्ट लग जाए उसमें। सो ये अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, हमने सुंदर सा प्यारा सा टेस्टी सा खाना बनाया है, सुबह सुबह खाना भूल गए, ठीक है। फिर होता है ना कभी कभी स्कूल के लिए बहुत देर हो जाती है, हमको टिफिन ही भूल जाते हैं हम। मम्मी ने बहुत अच्छे से इडली बनाई थी, ठीक है। अब इडली याद आ रही क्योंकि आज ही खाई है। हाँ, तो इडली बनाई थी, ठीक है, और बस आ गई स्कूल की, हम जल्दी जल्दी में लंच भूल गए। अब क्या होता है, वापस आएंगे तो फिर वही इडली का सेम टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस हम उसको प्रिजर्व करके ना रख दें, उसको रेफ्रिजरेटर में ना रख दें, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड कैसा है, ये भी हमारा अनडिजायरेबल हो जाएगा। पोल्यूशन ड्यू टू फ्यूल बर्निंग, ये भी अनडिजायरेबल चेंजेस है विच वी डोंट लाइक। Some undesirable changes can be useful in certain situation, जैसे कि decomposition। हाँ, कुछ undesirable changes हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बट नॉट ऑल, ठीक है। ओके, नाउ सम स्लो नेचुरल चेंजेस। ओके, कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारे नेचर में होते हैं बट दे आर वेरी स्लो। देखो अभी मैंने जो ना एक रस्टिंग वाला एग्जाम्पल दिया था, दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है वेदरिंग ऑफ रॉक। तो बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक का क्या मतलब होता है? आपके पास एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, आपके पास एक बड़ी सी चट्टान है। अब उस चट्टान में से, ठीक है, हवा, पानी, धूल, मिट्टी, इन सब की वजह से इनको छोटे 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 सॉइल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। सो लार्ज रॉक ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेस, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से, प्लांट रूट्स की वजह से। जब एक बड़ी सी चट्टान मिट्टी में कन्वर्ट होती है तो उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। सो इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ऐसा एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा दो एग्जाम्पल बता दो जो केमिकल चेंज भी होगा और फिजिकल चेंज भी होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज हमने कैंडल वाला देखा था एंड सेकेंड वन इज वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल आपके हो गए, राइट बेटा। एंड यहाँ पे हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है। तो आज भी हमने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जो कि इस ईयर आपको पूरे क्लास 7th में पढ़ने को मिलेगा। देखो बेटा ब्रिज कोर्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके फाउंडेशन को बनाने में इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचना कि हमें तो चैप्टर ही पढ़ना है, चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी और ऑलरेडी पिछले साल भी मैंने पूरा का पूरा न्यू एनसीईआरटी पढ़ाया है, तो आप उसकी चिंता तो मत करो, ठीक है। बस अब आपका फोकस होना चाहिए कि अभी आपके पास अगर टाइम है तो खेलो कूदो मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप हर दिन 1-1 घंटा भी पढ़ लेते हैं सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। सो पढ़ लोगे ना। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेक श्योर कि वो कमेंट करें अपना नाम और अपना स्कूल का नाम, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात होगी डे 3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।